सामाजिक समरसता के बिना राष्ट्र में समरसता नहीं आ सकती है और न ही राष्ट्र ही विकास कर पाएगा। ये बातें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी ने मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने 3 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट पेश करते हुए पत्रकारों को जानकारी देते हुए कही। उन्होंने माना कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू 27% आरक्षण का किसी विभागों में सही से पालन नहीं हो रहा है। इस बार पहली बार सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण लागू करवाया गया है। साथ ही नीट में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, लॉ कॉलेज समेत अन्य जगह लागू करवाया गया है। और क्या कुछ कहा, देखिए मुजफ्फरपुर से प्रियंका साहू की रिपोर्ट। 27% आरक्षण का कहीं पालन नहीं होता, कहीं 12%, कहीं 6%। ये सारी विषमताएँ हैं। तो हमको लगा कि ये बहुत सी बातें ऐसी है जो आज की राजनीति में केवल एक ही नीति होती है, कैसे सत्ता पकड़ें। और सत्ता में जो है सो जो है वो चाहता है कि हम सत्ता में बने रहें, लेकिन समाज की वास्तविक स्थिति का बोध किसी को नहीं है, न जानने का प्रयास करता है। हमारे यहाँ तो भीड़ लगती थी। इसके पहले जो भी आयोग के अध्यक्ष होते थे वो या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते थे, हाई कोर्ट के जज होते थे, और आम लोगों से उनको कोई मतलब नहीं था। उनके यहाँ पहुँच नहीं होती थी। वो बड़े एरिस्टोक्रेट में होते थे, लेकिन मैंने सबका दरवाज़ा खोल दिया। जो भी जाएगा, हम सोचते थे कि भाई केरल से आएगा, तमिलनाडु से आएगा कोई, इतना खर्च करके इतना समय दे कर उससे हम नहीं मिले, बड़ा अन्याय हो जाएगा, मानवता के खिलाफ हो जाएगा। तो हम मिलते थे। मिलने से उनको बहुत संख्या में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, और उसी के तहत उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, मुझे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्रदान किया। इसलिए हम उनको हृदय से धन्यवाद करते हैं। 3 वर्षों के काल में हमने यथासंभव पिछड़ों के कल्याण के लिए काम किया है। इस भाव से किया है कि सामाजिक समरसता के बिना राष्ट्र में समरसता नहीं आएगी, राष्ट्र विकास नहीं करेगा। जैसे शरीर के सारे अंगों का विकास समान रूप से होना चाहिए, क्योंकि सब एक दूसरे के पूरक है, उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र जो हमारे यहाँ परंपरा रही है, वो सभी एक दूसरे के पूरक हैं, और एक दूसरे के सहयोग से ही राष्ट्र आगे बढ़ता है। कोई अंग बहुत पुष्ट हो जाए, कोई अंग बहुत कमज़ोर हो जाए तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने जो समाज की दौर में शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े पड़ गए हैं, उनके विकास के लिए सारी व्यवस्थाएं की। हमें सौभाग्य मिला कि मैं इस कार्य को आगे बढ़ाता। तो इस कार्य में मैं आपको बतलाऊं कि पहली बार हमने आरक्षण की व्यवस्था केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में किया। उसका परिणाम हुआ कि आज केंद्रीय विद्यालय में 68,815 पिछड़े छात्रों का नामांकन हुआ। पिछड़ों का मेधा सूची से जो जाते हैं, जनरल सूची में अनरिजर्व कोटा से जाते हैं, उनकी अलग है, लेकिन आरक्षण से पहली बार 68,815 ये केंद्रीय विद्यालय के डायरेक्टर की रिपोर्ट है जो आयोग को उन्हें दिया है। इसी प्रकार से नवोदय विद्यालय में 39,215 पिछड़ों का आरक्षण संभव हुआ। हमने जोर देकर करवाया था। इसी प्रकार से पहली बार सैनिक स्कूल में पिछड़ों का आरक्षण लागू हुआ, जिसमें 1026 छात्रों का, पिछड़े वर्ग के छात्रों का उसमें आरक्षण हुआ है। इसी प्रकार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध सेंट्रल बॉयज स्कूल्स, उसमें आरक्षण नहीं था, उसमें 27% आरक्षण हमने करवाया। हाँ, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, नीट में लॉ कॉलेज में भी हमने आरक्षण करवाया। लॉ कॉलेज में पहली बार, अब 1-2-3 प्रदेश में अभी लागू नहीं हुआ। मैंने सारे भारत के सारे प्रदेश के
डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था और हमने उनको प्रतिज्ञाबद्ध कराया था कि आप इतने दिनों के भीतर लॉ कॉलेज में आरक्षण लागू कर दें, और उसमें से 1, 2, 3 संभवतः नहीं किया है, नहीं तो सारे प्रदेशों में पिछड़ों का लॉ कॉलेज में आरक्षण हो गया। उसी प्रकार से नीट में 2 साल तक मुझे पापड़ बेलना पड़ा। हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाया और तब फाइनल स्टेज में आ गया था। हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे कि अनुप्रिया ने उस मालूम हो गया कि तो होने वाला है, तो अनुप्रिया ने पहल की और प्रधानमंत्री ने वहाँ के राजेश भूषण जी सेक्रेटरी हैं, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री को साफ कहा कि हम तो इसको घोषित करने ही वाले थे, लेकिन आपकी पहल हो गई तो हम कल ही कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने आज बुला कर पूछा है, कल ही उसको घोषित कर दिया गया और उसका परिणाम हुआ है कि इस पहली बार में पहली बार नीट में जो यूजी है, MBBS कोर्स है उसमें, और MD जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है उसमें 2500 MBBS में, और 1500 और 2500 जो पोस्ट ग्रेजुएट कक्षा है, जैसे MSI MD है, MSc, उसमें 2500 आरक्षण होगा, नहीं 4000 पिछड़े वर्ग को। जबकि आप जानते हैं कि किसी भी कॉलेज में करता है तो उसको कहा कि भाई आप फिर से सर्कुलर जारी कीजिए, तो हमने DOP2 को प्रेस करके 2 बार सर्कुलर जारी करवाया और सिद्ध करवाया कि आरक्षण का फार्मूला क्या है, कैसे करेंगे। नहीं तो अभी सारे भारत में दिखाई पड़ता है क्या कि नियम है कि जनरल कोटा अलग होगा और आरक्षण कोटा अलग होगा। जनरल कोटा का मतलब है कि जो भी कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा से, योग्यता से अनडिजर्व कोटा जनरल में जा सकता है, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। हर जाति वर्ग को मेधा के आधार पर, योग्यता के आधार पर जा सकता है, और जो शेष बच जाते हैं उसको 27% आरक्षण देना है। लेकिन होता क्या है कि बेईमानी होती है क्या कि जो मेधावी छात्र हैं, जो उसको जनरल में जाना चाहिए है ना, उसको भी आरक्षण में दे देता है, और इससे जनरल कोटा में जो पिछड़ों को मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला, और आरक्षण कोटा में जिसको लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। क्योंकि जो जनरल मेधा से जाना चाहिए वो मेधा से जाएगा, और जो वो मेधा से, बुद्धि से या योग्यता से नहीं जा सका, वो कम योग्यता की जो सूची है, आरक्षण की सूची, उसमें जाना चाहिए। तो इस तरह से बेईमानी होती है, और हम समझते हैं कि सारे भारत में बेईमानी होती है। कोई मंत्रालय, कोई ऐसा विभाग नहीं है, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे NTPC हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कहीं भी आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होता है। सब जानबूझ करके कोटा को या तो जानता नहीं है, जानबूझ करके उसको नेगलेक्ट करता है। यदि हमें समय मिलता, यदि ये अब कोरोना काल नहीं होता, तो हम सबको ठीक कर देते, क्योंकि जहाँ जहाँ भी